हेलो एवरीवन। तो आज एक और इम्पोर्टेंट थीम के बारे में बात कर लेते हैं। आज की थीम रहेगी यूएन रिफॉर्म। ये आपकी थीम नंबर 26 है आउट ऑफ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर योर सीए पे पेपर 2। इस थीम के बारे में बात करने के पीछे रीज़न अगर हम देखें तो 2022 के अंदर एक क्वेश्चन आपका आया था। क्वेश्चन वॉज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। ये आपका क्वेश्चन था और ये आपको आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट इसमें लिखना था। एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी होगी, आप इसके अगेंस्ट जब भी लिख पाओगे जब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता होगी। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जब आपको इंपॉर्टेंस पता होगी तभी आप इसको काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन रिडंडेंट हो गई है। हालांकि आपको इसके बारे में जब इसके अगेंस्ट लिखोगे, इसके अगेंस्ट लिखने का मतलब है आप इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट लिखोगे लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में लिखोगे। इस ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में लिखने का मतलब है आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का काम पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होगी तभी आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। हालांकि हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग और इन सभी चीज़ों पे बहुत काम कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, बट हम अब थीम नंबर जो है आपकी 26 है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। अब यूएन रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो यूएन रिफॉर्म में ध्यान से देखो, क्या इसके पीछे एक इवेंट रहा था जिसमें यूएन की बहुत ज़्यादा आपने देखा है यूएन की इंपॉर्टेंस घट गई थी। रीज़न बीइंग फेलियर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन प्रिवेंटिंग रिजॉल्विंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था, इससे पहले भी और कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। जब आप देखोगे अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पे भी यूएन ने कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया। अगर आप म्यांमार के केस में देखोगे जहाँ पे रेफ्यूजी क्राइसिस है, ठीक है, वहाँ पे जब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है वहाँ पे भी यूएन नहीं आया, सिर्फ कहता ही रह गया। उधर आप साउथ चाइना सी के अंदर देखोगे जब चाइना ने 9 डैश लाइन और जो कहते हैं उसको अपनी टेरिटोरी माना है, ठीक है, उसको अपना चाइनीज़ वाटर माना है उस 11 डैश लाइन के अंडर, ठीक है। तो जब भी यूएन ने कुछ ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं किया। नॉर्थ कोरिया को आप देखोगे न्यूक्स, एक न्यूक्स का थ्रेट देता है पूरी, आप देखोगे जितनी भी कंट्री हैं इस वर्ल्ड के अंदर, तो सबको थोड़ा थोड़ा खतरा है नॉर्थ कोरिया से, तो उसको लेके भी यूएन ने कोई ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया है। उसके साथ ही आप देखोगे रशिया यूक्रेन वॉर, ये तो एवरग्रीन है, तो ये आप मेंशन कर सकते थे, जिससे यूएन की जो इम्पोर्टेंस है घट जाती है। अब यूएन रिफॉर्म के अंदर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे इंडिया भी डिमांड करता है परमानेंट सीट की, इंडिया की एक डिमांड है परमानेंट सीट के, जो P5 मेंबर्स हैं आपके, तो इंडिया भी चाहता है कि इंडिया को वीटो चाहिए, लेकिन चाइना का ऑपोजिशन है इसमें। उसके साथ आप देखोगे कॉफ़ी क्लब हो गया, G4, उसके साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी दिस कमेटी, क्या है ये, कौन कौन से मेंबर इससे मिलके जुड़े हैं, इसके कौन से परमानेंट मेंबर है, कौन से टेम्प्रेरी मेंबर हैं, ठीक है, ये सब आपको थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। हालांकि क्वेश्चन जो है आपको इसके बारे में नहीं लिखना, आपको इसके बारे में नहीं लिखना सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, यूएन के अंदर आईसीजे क्या है और जनरल असेंबली क्या है, ठीक है, एक्सपेंडेड साइज क्या है, ये नहीं लिखना। आपको इसके अंदर आर्ग्यूमेंट देने हैं कहाँ पे यूएन एज एन फेल्ड हुआ, जहाँ पे वो उसने फेलियर देखा, और कहाँ पे उसने बहुत अच्छा काम किया, सक्सेसफुल हुआ है यूएन, वो क्वेश्चन आपको देने हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स आपको इसके अंदर लिखने हैं। नाउ विल सी द फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव बात करें तो सबसे पहले सबको पता है इसका ऑब्जेक्टिव ये छोटा सा है, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करनी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने हैं सभी देशों के बीच में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन पे बात करनी है। दीज आर द जेनरिक टर्म्स जो आपको लोगों को पता होगा। दूसरी चीज़ देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर यूनिवर्सल मेंबरशिप की बात करते हैं, ये अचीवमेंट है। लगभग आप देखोगे कितने देश यूएन के मेंबर बन चुके हैं, आई थिंक मोर देन 193 जो कंट्रीज़ हैं। लेटेस्ट एडिशन कौन सा है यूएन के अंदर, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है जिसने यूएन को ज्वाइन किया है, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पेपर 1 के अंदर। उसके बाद देखोगे अचीवमेंट और क्या है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, आप देखोगे डीकोलोनाइजेशन, जो आप देखोगे जो कंट्री जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जहाँ पे कब्जा किया हुआ था, तो वहाँ से डीकोलोनाइजेशन ड्राइव इसको भी पुश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ह्यूमन राइट इश्यूज़ इसको भी नोट करता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। रेफ्यूजी क्राइसिस, श्रीलंका के अंदर जब एथनिक क्लिनजिंग हुई थी, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के अंदर जब ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, ईरान के अंदर जब ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, जब महासा आमिनी करके, जब जहाँ की जो वो एक वीमेन थी वहाँ की, और वो शायद उन्होंने कुछ बुर्का नहीं पहना था, तो इसलिए इन द होल डे लाइट उनको पुलिस ने कैप्चर किया और फिर उनकी कस्टडी के अंदर डेथ हो गई। तो ये भी अब ह्यूमन राइट वायलेशन के अंदर आएगा। नाउ सी द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमेटी।
ठीक है। क्या है यूएनएससी के अंदर, क्या क्या इंपॉर्टेंट मिशन इन्होंने किए हैं? पीस कीपिंग मिशन करते हैं, इंडिया भी बेस्ड है, आपको पता है इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ सोल्जर्स इन दिस पीस कीपिंग मिशन। उसके बाद यूएन सैंक्शंस कमेटी है एक 1267 जो कि किससे रिलेटेड है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। अब यूएन रेजोल्यूशन एक एग्जांपल आप देखोगे, यूएन ने पास किया था रेजोल्यूशन अगेंस्ट रशिया, इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिया उससे एब्सेंट हो गया, उस पर वोट ही नहीं किया। तो इस तरह के जो रेजोल्यूशन आते हैं किसी वन पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर ही डाले जाते हैं। अब यूनेस्को की बात करोगे, यूनेस्को के अंडर देखो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन इज दिस, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिकम रिडंडेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं हो रही है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो इसके अंदर यूएनएससी भी आता है, यूनेस्को भी आएगा, आईसीजे भी आएगा, सब इसके अंदर आएंगे। तो यूनेस्को की अगर हम बात करें, सोशो कल्चर कोऑपरेशन हो सकता है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया के अंदर कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनको प्रोटेक्शन चाहिए, तो हम यूनेस्को हमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है। अब आईसीजे की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, जिसमें दो कंट्रीज, अगर दो कंट्री के बीच में आपस में डिस्प्यूट है तो आईसीजे में सूट फाइल कर सकते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर इन केस कुछ लीगल इशू होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडस वाटर ट्रीटी, तो आईसीजे में वो केस जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया था पहले मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि फिर उसको चेंज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने उसको चेंज कर दिया। पहले एमडीजी जो है आपके 10 गोल्स थे, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो 17 गोल्स हैं, ठीक है। अब ग्लोबल प्रॉब्लम से भी फाइट करता है आपका कौन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लाइमेट चेंज से आप बात कर लो, और यूएन जनरल सेक्रेटरी कौन है अभी प्रेजेंटली? तो कोफी आनंद नहीं है अभी। आप बताओ, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, हु इज द प्रेजेंट दिस यूएन सेक्रेटरी जनरल? प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको थोड़ा नाम याद होना चाहिए, सेक्रेटरी जनरल कौन थे। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स दिए हैं कोफी आनंद ने, तो आपको देखना होगा क्या इंपॉर्टेंट कोट्स थे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट कोट्स कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्ड से, या फिर जो आपका वॉर से रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन आपका पूछा था, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स, तो व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स यहाँ पे आप लिख सकते हो कोफी आनंद ने जो एक इंपॉर्टेंट कोट दिया था ना। यूएनएससी के अंदर आप देखोगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, P5 मेंबर्स है इसके अंदर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें एक इंडिया भी है। रोल क्या है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का? मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, सैंक्शंस लगाती हैं, जैसे रशिया पे सैंक्शंस लग चुके हैं, पीस कीपिंग मिशन कैरिड आउट करते हैं। अब चैलेंजेस क्या है यूएनएससी को? पहला, वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास है, डेमोक्रेटिक डेफिशिएंट है, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है। इंडिया के पास 18% ऑफ द पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, डिस्पाइट दैट इंडिया के पास वीटो पावर नहीं है, तो डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव अंडर और ओवर रिप्रेजेंटेटिव, कई बार जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेटिव रह जाते हैं या फिर ओवर रिप्रेजेंटेटिव रह जाते हैं। जैसे आप देखोगे नॉन रिप्रेजेंटेटिव में अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो कई बार उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता है, कई बार कम देखोगे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एट द सेम टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इनफेक्टिव है। रशिया यूक्रेन वॉर को देख लो आप, बहुत ही ज़्यादा इनफेक्टिव है, कुछ ज़्यादा मेजर उन्होंने स्टेप लिए नहीं है टू सोल्व दिस पर्टिकुलर इशू। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेजिटिमेसी है, क्रेडिबिलिटी है, ये सारे इशू है। स्ट्रक्चरल चीज़ें देखें तो अब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक स्ट्रक्चरली उसमें आप देखोगे चेंजेस करना नियर टू इम्पॉसिबल है, पूरा उसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक इन द नियर फ्यूचर मुझे नहीं लग रहा आने वाले 50 सालों में उसमें अमेंडमेंट होने के चांसेस हैं। नाउ सी 7th पॉइंट इज नॉट एबल टू मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी। ये एक और इंपॉर्टेंट चैलेंज है किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। P5 मेंबर्स के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे अगर रशिया के अगेंस्ट अब रेजोल्यूशन पास करोगे तो वीटो लगा देगा उस पर, तो कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग है विद इन द मेंबर्स ओनली। प्रिंसिपल वर्सेस पावर, ये एक डिलेमा है। सिविल वॉर्स देखोगे, ग्लोबल टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, इनके अंदर भी आप देखोगे कई बार देखोगे आई थिंक पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इसमें, जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जैसे आप देखोगे ग्लोबल टेररिज्म पे, जैसे इंडिया एंड यूएस ट्राई टू डेजिग्नेट मसूद अजहर एज एन इंटरनेशनल टेररिस्ट, तो चाइना ने उसको वीटो कर दिया।
तो ग्लोबल टेररिज्म पे भी कोई यूनिफॉर्म इसके अंदर आप देखोगे कंसेंसस नहीं है, कोई यूनिफॉर्म कंसेंसस नहीं है। न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन को आप देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल कंसर्न्स। कैसे ग्लोबल कंसर्न्स, जैसे आप ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बारे में बात करें, साइबर सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज देखा होगा आप कोविड-19 को लेके। कोविड-19 में भी यूएन का जो आप देखोगे रोल था उसको क्रिटिसाइज किया गया। यूनाइटेड नेशन ने बहुत ही ज़्यादा या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स नहीं लिए थे पैंडेमिक के टाइम पे भी। नाउ अगेन सी द अगेंस्ट डेवलपमेंट, दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज़ अगेंस्ट द डेवलपमेंट। हाउ? और बिकॉज they are not addressing, or the United Nations General Assembly or the United Nations Organization is not addressing the rising inequality। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप देख लो जिसमें बोला हुआ है कि 95% ऑफ द रिसोर्सेज जिसको कौन होल्ड किए हैं, 5%। नाउ सी द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज फूड सिक्योरिटी को लेके। नाउ डेविएशन फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, प्रोटेक्शनिज्म, जैसे प्रोटेक्शनिज्म देखो कि अमेरिका फर्स्ट, अब अमेरिका किसके अंदर मूव कर रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ, ठीक है। अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका अब बहुत सारी चीज़ों पे बैरियर्स लगा रहा है, ट्रेड्स और नॉन ट्रेड बैरियर्स। उसके बाद देखो वे फॉरवर्ड क्या आ सकता है, मल्टीलेटरलिज्म को रिफॉर्म कर सकते हैं, यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म आ सकता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू लुक इनटू द ग्लोबल चैलेंजेस। इंडियन केस क्या हो सकता है, लार्ज डेमोक्रेसी, मेजर इकोनॉमी, मिलिट्री पावर, लीडर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये सारे इंडिया के फीचर्स है। इंडिया लार्ज डेमोक्रेसी भी है, मेजर इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट बन चुकी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी 18% ऑफ पॉपुलेशन, और द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दिस वर्ल्ड। मिलिट्री पावर में आप देखोगे इंडिया आई थिंक 4th रैंक पे आता है अगर आप सिपरी की रिपोर्ट देखोगे मिलिट्री माइट में। लीडर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखोगे ग्लोबल साउथ, जितनी भी ग्लोबल साउथ आप देखोगे इक्वेटर से नीचे जो कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्रीज होगी या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर जितनी भी आशियान नेशन है, तो उन सब की एक कॉमन वॉइस बनने की कोशिश कर रहा है कौन, इंडिया। ओके, नाउ इंडिया की एंट्री को लेके क्या चीज़ें उसको रोक रही हैं, पहला चाइना, ठीक है। दूसरा कोई कंसेंसस नहीं है रिफॉर्म्स पे लेके। अब आप देखोगे जहाँ पे P5 नेशन और दूसरा आप देखोगे कॉफ़ी क्लब और G4 मेंबर्स जो हैं उनके बीच में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा टसल है। नाउ ऑपोजिशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, एग्जांपल यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस एंड अमेंडमेंट टू यूएन चार्टर, ये बहुत बड़ा चैलेंज है अमेंडमेंट टू यूएन चार्टर को लेके, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म्स को लेके। आइडिया आपको पता चल गया होगा क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मेंशन करनी है। Now if I can show you some of the things which we are doing currently, जो हम बैच के अंदर कर रहे हैं, जैसे असोल्ट बैच के अंदर आपको मैं बता दूं, दिस वुड बी अ प्रमोशनल, अगर आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते, वीडियो एंड कर सकते हैं। बट असोल्ट बैच के अंदर जो हम कर रहे हैं, वी आर राइटिंग डेली टेस्ट, वी आर राइटिंग डेली टेस्ट, वी आर होल्डिंग अ डिस्कशन डेली, ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके अंदर। दिस इज द टेस्ट सीरीज, डेली आपको असाइन किया जाता है, एक टेस्ट असाइन किया जाता है, एट द सेम टाइम आपको 4 दिन में एक सेक्शनल टेस्ट भी लिखना होता है, ठीक है। 2 सेक्शनल टेस्ट इसके अंदर हो चुके हैं। उसके साथ ही आप देखोगे हॉट टॉपिक, स्टडी मटेरियल प्लस वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, ऑल दिस थिंग्स। पेपर 2 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके बाद पेपर 2 करंट अफेयर्स भी इसके अंदर है, टॉपर्सकोपी अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो इसके अंदर, फैक्ट बुक इसके अंदर है, पर्सन वाइज कोर्स इसके अंदर है, ठीक है, टेस्ट सीरीज इसके अंदर है, सारी चीज़ इसके अंदर मेंशन है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, आई एंड इट हियर। नेक्स्ट थीम है जो इंपॉर्टेंट थीम है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, और जो चीज़ आप चाहते हो जिस पे हमें डिस्कशन करना चाहिए, प्लीज़ मेंशन दैट टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन, विल होल्ड अ डिस्कशन ऑन इट। ओके, थैंक यू गाइस।